गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम आपको पाठ 10 देवताओं का अंचल कुल्लू का शेष भाग में दूसरा भाग। इससे पहले हमने आपको शुरू से लेकर पेज नंबर 94 तक पढ़ाया था। आज हम 94 का सेकंड पैराग्राफ से लेकर अंतिम तक पढ़ाकर लेसन को समाप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इसका एक पैराग्राफ पढ़ूँ, ध्यान से सुने और बुक रीडिंग आपको इसी प्रकार करना है, ध्यान दीजिए। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिंडिबा देवी का मंदिर है। यह चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ एक लकड़ी का प्राचीन लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वह कई सौ वर्ष पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिंडिबा देवी मनुष्य भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपर छोर पर मनु ऋषि का मंदिर छोटा है, विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष महत्व रखता है। तो आइए मैं आपको इसको भावार्थ बताऊं। तो दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ वृक्ष के जंगल है और इन जंगलों में हिंडिबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ एक लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय। ये जो मंदिर है वो 4 मंजिला है। इसके द्वार पर नक्काशी का जो काम है, नक्काशी है इसमें चित्रकारी का, वह कई सौ वर्ष पुराना है। तो इस मंदिर में जो नक्काशी का काम हुआ है वो कई वर्ष पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा है, एक पट्टा है उसमें कुछ लिखा हुआ है। मंदिर के मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है। तो मंदिर से मनाली की ओर जब हम जाते हैं तो 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरना पड़ता है, जो आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो मार्ग है वो देवी का चूल्हा के नाम से फेमस है। कहते हैं कि हिंडिबा देवी मनुष्य भून भून कर अपना भोजन तैयार करती। ऐसा माना जाता है कि हिंडिबा देवी थी वो मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली के बस्ती के ऊपर छोर पर मनु ऋषि का छोटा सा मंदिर। मनाली बस्ती के ऊपरी छोर पर एक मनु ऋषि का मंदिर है। विशेष रूप से सुंदर नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण से इसका विशेष महत्व बन गया है या हो गया है। मैं मनाली आया तो स्वास्थ्य लाभ करने। लेखक सच्चिदानंद हरिनाथ अगे जी कहते हैं कि मैं यहाँ मनाली आया हूँ, घूमने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? घूमने आया हूँ, स्वास्थ्य लाभ करने आया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी कि एकांत पर रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूं। लेकिन मेरा एक और उद्देश्य था कि मैं मनाली के एकांत स्थान में बैठकर एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखूं। ये मेरी इच्छा है। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ था। जब मैं जेल में था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का कारण मैं जब जेल में था, तब उसका ढांचा मेरे मन मस्तिष्क पर था और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था। जेल में रहते हुए उस उपन्यास को मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। उसी उपन्यास को अब मैं हिंदी भाषा में लिखना चाहता था। ऐसा लेखक होता है। लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे यह भी सिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। तो 4 साल तक जेल में रहे और जेल में रहने पर उनको यह एहसास हुआ कि अभी उसमें लड़कपन है और लिखा जा सकता है। एक बड़े कैनवास पर मैंने विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी। उस उपन्यास का एक पात्र था जो विद्रोही स्वभाव का था और उसके जीवन चरित्र पर ये उपन्यास लिखा गया था। जहाँ तक चित्र का संबंध था वह काफ़ी सच्चा उतरा था।
जिस नायक का चित्र उन्होंने अपने उपन्यास में किया था वो वास्तविक था और हकीकत में था, पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था। कि जिस जमीन पर वो चित्र खींचा गया था वो भारतीय समाज और संस्कृति का जो ज्ञान है वो अधूरा ही था, और इसलिए चित्र ठीक नहीं था, इसलिए पूरी तरह से वो चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभवों के आधार पर, अब नया अनुभव, लेखक को हमेशा कुछ नए नए विचार उनके मन मस्तिष्क पर चलते रहते हैं, जिसको वो कलमबद्ध करते हैं। फिर बात तो लेखक बोलता है अब अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे हिंदी में लिखना चाहता हूँ, उसमें कुछ सुधार करना चाहता हूँ। जिस उपन्यास को मैंने अंग्रेजी में लिख डाला है, अब उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूँ और उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ, उसमें कुछ परिष्कार करना चाहता हूँ और उसको हिंदी भाषा में लिखना चाहता हूँ। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ। उपन्यास क्या है? जीवन दर्शन। जीवन के रूप का विराट रूप उपन्यास में होता है, और इस दृष्टि से गंभीर चीज़ें लिखने के लिए एकांत जरूरी है। लेखक बोलता है एक लेखक को यदि गंभीर विषय पर कुछ लिखना हो तो उसके लिए एकांत वातावरण होना बहुत जरूरी है, और मनाली जैसा स्थान इसके लिए सर्वोत्तम है। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जाना था, इसीलिए मैं अपने परिचित लोगों से दूर मनाली में आया था कि यहाँ पर मुझे उपन्यास लिखने में किसी प्रकार का डिस्टर्ब, किसी प्रकार का बाधा, किसी प्रकार की अड़चन और कठिनाइयाँ नहीं होंगी। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं का अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। लेखक बोलता है कि जो मनाली स्थान है वो सुंदर है, इसका सौंदर्य अद्वितीय है, और ये इसे जो देवताओं का अंचल कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। दृष्टि क्षेत्र में सीखने को देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पाती जाती थी और मानो अपने पर विश्वास ही नहीं कर पाती। लेखक बोलता है कि मनाली का जो सौंदर्य है वो अद्वितीय असीम है, उसको मैं किसी शब्दों में, किसी सीमा में बांध नहीं सकता। मुझे विश्वास भी नहीं होता कि प्रकृति भी इतनी सुंदर हो सकती है। शिक्षकों का संस्कार इतना गहरा पड़ा कि मैं बाहरी बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर ही भीतर में पुरानी बंदी जीवन की स्मृतियाँ निकालता जाता था। लेकिन बोलता है कि मैं जेल की याद धीरे धीरे अपने उपन्यास में निकालता जा रहा था। जैसे शाही पोशाक में लिपट कर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता। जैसे कोई भिखमंगा फटी हुई थिगरों से भूषित गुदड़ी को कभी नहीं भूलता। लेकिन मनाली में मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियाँ मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलने लगी। मतलब यादें जो थी वो इतनी गंभीर थी, इतनी अच्छी थी कि मैं जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अगले दिन प्रातःकाल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है, श्रेष्ठा हो गया है। वह लिखने लगा। लेखक बोलता है मैं देवताओं के अंचल उल्लू में बैठ गया और देवताओं के सामने बैठकर इस सृजनहार श्रेष्ठ सृजनहार जिसने इस दुनिया को बनाया है, इस शहर को बनाया है, मनाली को जिसने बनाया है और जो नित्य प्रति सुंदर से सुंदर होता जा रहा है, उसके सामने मैं उपन्यास लिखने बैठ गया। तो इस प्रकार ये लेसन समाप्त होता है। अब इस लेसन के प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्नोत्तर के लिए आप टेक्स्ट बुक में पहले लिखेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस है, मौखिक प्रश्न उत्तर है, दीर्घ प्रश्न उत्तर है, लघु प्रश्न उत्तर है, ग्रामर के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि टेक्स्ट बुक में लिखे जा सकते हैं। जो छोटे छोटे उत्तर हैं उनको टेक्स्ट बुक में लिखिए, जो उत्तर बड़े हैं उनको नोटबुक में लिखिए। और इसके लिए आपको स्कूल से उत्तर भेजा जा चुका है। इस
इस पाठ उद्भव पुस्तक के प्रश्न उत्तर सब आपको मोबाइल में भेजा जा चुका है। अब मोबाइल को खोलकर अपने सारे उत्तरों को देखिए और नोटबुक में लिखिए, क्योंकि सारे पाठों के प्रश्न उत्तर लिखना अनिवार्य है। स्कूल जब खुलेगा तो आपकी कापियाँ जांच होगी और उस पर नंबर दिए जाएंगे और वो नंबर परीक्षा में जुड़ेंगे। यदि आपने होमवर्क किया है तो आपको परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी, और यदि आपने नहीं किया है तो आपको परीक्षा में सफलता मिलना मुश्किल हो जाए। तो काम आपको करना है, अभी कर लोगे बहुत अच्छा। बिना नोटबुक के आप प्रमोशन नहीं दिया जाए। नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो आपका आंसर शीट भेजा गया है, ताकि आप इस वक्त ये मुश्किल समय है, इस मुश्किल समय में जब हम आकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कीजिए। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। और समय अच्छा खराब सब चलता रहता है, समय के अनुसार चलना है। हम चल रहे हैं, आप भी चलिए। पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दीजिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप 7894945066 नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपकी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार ये लेसन समाप्त होता है, और इस लेसन में हमने आपको बताया कि कुल्लू एक सुंदर स्थान, बहुत सुंदर स्थान, जिसको ईश्वर ने सुंदर बनाया है। वो कितना सुंदर होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। हम तो किसी चीज़ को सुंदर बनाएं अलग बात है, ईश्वर किसी चीज़ को सुंदर बनाए वो दूसरी बात है, क्योंकि ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार है, और वो जो चीज़ बनाता है वो अद्भुत, निराली, अनोखी और अद्वितीय होती है। उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसके समान कुछ हो नहीं सकता, उसके बराबर कोई बन नहीं सकता। तो कुल्लू को देवताओं का अंचल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ हर कस्बे में, हर गांव में अपने अपने देवता हैं। साल में एक बार इन सब देवताओं को अपने अपने रथ में बैठाकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए लाया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों एवं साल में एक बार आयोजित होने वाले विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू का नाम देवताओं का अंचल पड़ा है। मंडी से कुल्लू में जाते हुए व्यास नदी की रस्सी को झूलना, पुल से पार करना पड़ता है। कुल्लू में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के तीर्थ स्थान है। पांडव के मंदिर है। भीम की पत्नी हिंडिब्य देवी की भी पूजा की जाती है। यहाँ मनु ऋषि का मंदिर है। दशहरे के अवसर पर यहाँ भारी मेला लगता है। देश विदेश के लोग इस मेले में शामिल होते हैं और रंग बिरंगी कंबल, पसीना, जूते, सिलाई कढ़ाई पोशाकें, चांदी के आभूषण, मानकों के हार आदि जो चीज़ें यहाँ बिकती हैं मिनटों में बिक जाती हैं, हाथों हाथ बिक जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें और कहीं नहीं मिलती। देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर यानी मनाली कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर है। मुनाल नामक पक्षी जो मनाली में बहुतायत में होता है के कारण इस प्रदेश का नाम मनाली पड़ा। मनाली में बाहर से आकर बसे लोगों द्वारा बनाए बंगलों और बाजार वाली बस्ती दाना कहलाती है। दाना से सड़क व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर विशिष्ट नामक गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड है और वशिष्ठ मंदिर है। वशिष्ठ ऋषि की पाषाण मूर्ति को भी यहाँ पूजा की जाती है। रोहतांग की जोत पर व्यास कुंड है। व्यास नदी के वेग से पहाड़ कट गए हैं, जो दर्शनीय है। रोहतांग की जोत से दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ बर्फ के सौंदर्य का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। ऊंची ऊंची हिमाकृत चोटियाँ मनमोहक हैं। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिंडिबा देवी का सुंदर मंदिर है।
लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर देखने योग्य है। लकड़ी से बना हुआ है, 4 मंजिला और दर्शनीय है। मनाली की बस्ती के ऊपर छोर मनु ऋषि का साधारण छोटा महत्वपूर्ण मंदिर है। लेखक मनाली के एकांत में उपन्यास लिखने की इच्छा पूर्ण करना चाहते थे। उनके मन मस्तिष्क पर छाई जेल की कटु यादें थी जिसको वो उपन्यास में लिखना चाहते थे, परंतु यहाँ के अद्भुत सौंदर्य ने उनके इस सपनों को धूमिल कर दिया और वह लिखने लगे थे। लिखने का प्रयास करने लगे। तो इस प्रकार ये लेसन समाप्त हुआ। आपको ये लेसन पढ़ना है और प्रश्न उत्तर लिखना है। अब आपको नेक्स्ट ग्रेड में हम आपको एक नया लेसन कविता के रूप में पढ़ाएंगे और उस कविता का मंगलयान पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन है मंगलयान 11 नंबर। ये एक वैज्ञानिक लेसन यानी विज्ञान से जुड़ा हुआ एक लेसन है। विशेष ज्ञान, आपको इस लेसन से विशेष ज्ञान दिया जाएगा। आप इस लेसन को अभी से पढ़ लीजिए ताकि कल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आज दुनिया में आज का युग विज्ञान का युग है। आज हर तरफ विज्ञान का बोलबाला है। वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं। विज्ञान हमारे जीवन के लिए वरदान है। विज्ञान ने हमारे जीवन को सुख से और खुशियों से, प्रसन्नता से, सुख सुविधाओं से भर दिया है। मंगलयान, मंगल की यात्रा। मंगलयान यानी मंगल की यात्रा। तो संसार के बहुत सारे देशों ने अपने अपने संसाधनों के द्वारा मंगलयान की यात्रा की और वहाँ से कुछ विशेष जानकारियाँ हासिल की। हमारे देश भारत ने भी मंगलयान की यात्रा की और वहाँ से कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो भारत का नाम भी वैज्ञानिक खोजों में बहुत आगे है। आज भारत हर दृष्टि से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की धाक है। पूरी दुनिया भारत से शिक्षा प्राप्त कर रही है। भारत ज्ञानियों का देश है, महापुरुषों का देश है, विश्व गुरु है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, मतलब संसार के सारे लोग भारत में आकर ज्ञान प्राप्त किए और ज्ञान प्राप्त ही नहीं किए वरन जीने की कला भी सीखी। उनके जीवन में सुधार आया और ये यहाँ के ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने, ब्रह्मज्ञानियों ने किया। तो भारत अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। और इस लेसन में हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों की जो मंगलयान की यात्रा रही कैसे है और इससे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ और आज इससे हमको क्या लाभ हो रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा समय है अभी तो थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको कल से ये लेसन बताएं। तो सुनिए। मनुष्य एक मंगलयान, लेसन 11, पाठ 11 मंगलयान। मनुष्य एक जिज्ञासु और बुद्धिमान प्राणी। उसकी जिज्ञासा और बुद्धिमानी ने ही इसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया है। अपनी जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड के जटिल रहस्यों को सुलझाने में सफल रहा है। पृथ्वी पर अपने लिए तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं के साजो सामान जुटाने वाले मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में पहुंचना उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पृथ्वी से चांद तारों को निहारने वाले मनुष्य ने जब पहली बार 20 जुलाई सन 1969 चांद की धरती पर अपना कदम रखा, वह क्षण मानव इतिहास का सबसे सुनहरा और यादगार क्षण बन गया था। अंतरिक्ष संबंधी कई सफलताएं प्राप्त करने वाला मानव कई वर्षों से अंतरिक्ष में उन ग्रहों को ढूंढने में लगा है जहां पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना हो सकती है। मंगल ग्रह एक ऐसा ही ग्रह है जहां वैज्ञानिकों को जीवन एवं पानी के होने के आसार नजर आते हैं। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है।
पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 250 मिलियन किलोमीटर है। इसकी आभा रक्तिम होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर परिवार में पृथ्वी के अलावा मंगल एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। इसी कारण विश्व भर के वैज्ञानिक मंगल के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में लगे हैं। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 10 अक्टूबर सन 1960 को मंगल पर यान भेजने का प्रयास किया था, जिसमें उन्हें असफलता हाथ लगी थी। इसके बाद भी इस दिशा में उनके कई प्रयास असफल रहे। लगातार कई प्रयत्नों के बाद अमेरिका की नासा एजेंसी ने 28 नवंबर 1964 में पहली बार मंगल का मॉरिनर 4 नामक स्पेसक्राफ्ट भेजने में सफलता पाई। इसके बाद नासा के मंगल संबंधी कई अभियान सफल रहे और अब तो मंगल ग्रह पर यान भेजने वाले देशों में हमारे देश भारत का नाम भी जुड़ गया है। अपने पहले ही प्रयास में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार बुक रीडिंग ऐसे करना है। तो बुक रीडिंग आप बराबर करते रहिए, जिससे आपका रीडिंग पावर अच्छा हो जाएगा। और लिखते रहिए, पैराग्राफ, पोइट्री का पैराग्राफ लिखिए, प्रोज का पैराग्राफ लिखिए, 5 पद लाइन लिखिए, ग्रामर से कुछ लिखिए, निबंध लिखिए, पत्र लिखिए, जो आपको आता है लिखिए। इस वक्त लगातार हर विषय को पढ़ना जरूरी है। लिटरेचर में आपको प्रोज पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, लेटर पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर में पढ़ना है, क्योंकि घर ही आपका विद्यालय है। हमारे पास जो संसाधन हैं उनके द्वारा हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है, आपने आत्मनिर्भर होना है, पूरी पढ़ाई करनी है। जो तुम्हारी किताब में है सबको पढ़ो, और कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे संपर्क करो। बस आज इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।